फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का जो धोने वाला चैप्टर चल रहा था, थ्योरी हो गई है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किन किन बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो एक टेक्निक होती है जिसमें जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है वो शरीर के ऊतकों में प्रवेश कराई जाती है और उस स्थान वो वेव्स होती है वो उस ऊतकों से परावर्तित होकर विद्युत संकेतों में अपने प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त कर ली जाती हैं तथा इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर या फिर फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। ये तकनीक अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाती है। इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में निम्नलिखित बीमारियों के लिए निदान के लिए किया जाता है। शरीर में उत्पन्न असामान्यताओं अर्थात असामान्य समस्याएं होती हैं उनको पता लगाने के लिए, जैसे कि ट्यूमर, पित्त की थैली में पत्थरी, गुर्दे की पत्थरी इत्यादि वगैरह। गर्भाशय संबंधी बीमारियों के लिए, पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए आदि में अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज ली जाती हैं। सोनार शब्द का पूरा नाम लिखो। सोनार शब्द का जो SONAR है वो साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग इनको डिनोट करती है। सोनार क्या है, इसका उपयोग लिखो। सोनार एक युक्ति होती है अर्थात एक टूल होता है, एक मशीन होती है जिसमें जल में उपस्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज ली जाती है। यह एक यंत्र है जिसमें एक पेशित्र तथा एक संसूचक लगा होता है और इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। सोनार की तकनीक का उपयोग करके समुद्र की गहराई ज्ञात करने में तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, सेल, हिमसेल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है और आवर्ती का अपोजिट होता है आवर्तकाल। तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर। दो क्रमिक संपीड़नों या फिर शीर्षों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों को परिभाषित कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो, अनुदैर्ध्य तरंगे जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और अनुप्रस्थ तरंगे होती है दोनों ही यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं उससे जिससे कि तरंग आगे चलती हैं और अनुदैर्ध्य कहलाती है। जैसे देखो, ये पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, ये हो गया अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में गति कर रही है, समकोण पर ऊपर नीचे होते रहते। देखो ऐसे ऊपर नीचे उसी जगह पर। और इसमें क्या हो गया, माध्यम के कण इधर उधर नहीं होते बट माध्यम में जो कंपन उत्पन्न होता है वो एक दूसरे को आगे स्थानांतरित करते रहते हैं और जो एक ही जगह पर ऊपर नीचे होते हैं, समकोण पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं, ऐसे समकोण पर ऊपर नीचे, फिर ये भी ऊपर नीचे, उनको बोलते हैं अपन अनुप्रस्थ तरंगे। तालाब की जल सतह पर हुई जो जल की तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है और जो वायु में ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। ध्वनि की तरह जो तरंग होती है, तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वह ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। आपने बताया था कि एकांक क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है तरंग के द्वारा वो ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की प्रबलता माप ध्वनि स्रोत के कंपनों द्वारा कान तक पहुंचने से होती है। जो प्रबलता होती है वो संवेदनशीलता का माप होती है। कॉन्सर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं? कॉन्सर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसीलिए बनाई जाती हैं जिससे ध्वनि परावर्तन के पश्चात हॉल के सभी कोनों तक पहुंच जाए। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति अनुदैर्ध्य क्यों होती है? जब ध्वनि तरंग वायु से होकर गुजरती है तो वायु के कण ध्वनि तरंग की दिशा के समानांतर आगे पीछे कंपन करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि तरंग क्षैतिज दिशा में चलती है और माध्यम के कण भी क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। अतः ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। तड़ित बिजली की चमक, गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते लेकिन चमक बाद में दिखाई देती है। क्यों? तड़ित बिजली की चमक और गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड बाद गर्जन सुनाई देता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तीव्र होती है। चूंकि प्रकाश चमक हम तक जल्दी पहुंच जाती है और ध्वनि जो कि गर्जन है वो हम तक निम्न चाल के कारण ही देर से सुनाई देती है। अर्थात प्रकाश की चाल अधिक होती है, ध्वनि की चाल कम होती है। तो चाल आने में फिर लगा समय ध्वनि में ज़्यादा लगता है और प्रकाश में कम लगता है।
ध्वनि तरंगों के परावर्तन के व्यवहारिक उपयोग लिखिए। लाउड स्पीकर में, मेगाफोन में, हॉर्न में, शहनाई में, वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक सुनाई देती है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि की प्रबलता से क्या तात्पर्य है? किसी एकांक क्षेत्रफल इसे एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। जो प्रबलता होती है वो ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है और जो तीव्रता थी वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तरंग गति क्या है? तरंग गति माध्यम से प्रगमन करता हुआ एक कंपन विक्षोभ होता है जिसमें दो बिंदुओं के बीच सीधे संपर्क हुए बिना एक दूसरे बिंदु को ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे में अंतर। इन तरंगों में माध्यम के कण गति की दिशा के लंबवत होते हैं और अनुदैर्ध्य में समांतर होते हैं। इन तरंगों के शीर्ष और गर्त बनते हैं, इसमें संपीड़न और विलयन बनते हैं और इन तरंगों के माध्यम के कण गति की दिशा के अनुदिश गति करते हैं, अनुदिश या फिर समानांतर। देखो, अनुदैर्ध्य तरंगे तो समानांतर और ये समकोण डिग्री पे या फिर लंबवत ऊपर नीचे, ये ऐसे। मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है? बाहरी कान परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है और एकत्रित ध्वनि स्वर्ण नलिका में गुजरती है। स्वर्ण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटल कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटल तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर लगने वाले दाब बढ़ जाता है और कर्णपटल को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विलयन के पहुंचने पर कर्णपटल बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपटल कंपन करता है। कर्णपटल के भीतर मध्य कर्ण में इलियम, मेलियस और स्टेपिस नाम की 3 हड्डियां पाई जाती हैं। इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्य कर्ण इन ध्वनि तरंगों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचा देता है और आंतरिक कर्ण में उपस्थित कर्णवत इन दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।